अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। कर्नल साहब, इमरान खान बात कर रहा हूं। सीसीटीवी फुटेज में इमरान खान का मुखातिब कौन था और फिर पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में इमरान खान के सामने क्या शर्त रखी गई जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और फिर इमरान खान की 3/4 से फतह, ये माजरा क्या है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि नून लीग का इंतखाबी मंशूर इंतकाम और सिर्फ इंतकाम, और अब तक मंशूर पाकिस्तान की आवाम को क्यों नहीं दिया गया, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान ने एक तो अपनी कानूनी टीम को तब्दील कर दिया, इसकी वजह क्या बनी, और फिर आजम खान को शाबाश और थपकी क्यों दी, इसका भी पूरा हाल आपके सामने हम रखेंगे। और फिर नून लीग किस शहर में अपना मंशूर भूल आई, जबकि दूसरी तरफ बिलावल की तमाम नजरें जो हैं वो पीटीआई के वोट बैंक पर लगी हुई हैं, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि खान साहब ने सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक पैगाम दिया है और फिर वो पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, जिसमें कुछ शराइत उनके सामने रखी गई। और आपको ये बता दें कि अडयाला जेल के अंदर एक और दिन और एक और गैर आईनी और गैर कानूनी समाज जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जारी है। आपको व्यूअर्स याद होगा कि कभी तोशाखाना नैब रेफरेंस की समात होती है, कभी साइफर केस की समात होती है, कभी अलकादिर ट्रस्ट केस की समात होती है, और आज भी जेल में अलकादिर ट्रस्ट केस की समात हुई। जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं इसकी समात कर रहे हैं, और आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होना थी लेकिन वो नहीं हो सकी, क्योंकि खान साहब की तरफ से अपनी कानूनी टीम जो उन्होंने तब्दील कर दी है, इस हवाले से अदालत को बताया गया और इसीलिए ये समात जो है उसे मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज की समात में इमरान खान ने अगर ये कहा जाए कि चौके छक्के लगाए हैं तो व्यूअर्स ये गलत नहीं होगा, और बहुत ही दिलचस्प बातें जो हैं वो बाहर आई हैं। दौरान समात इमरान खान ने जज से बहुत ही दिलचस्प मुकालमा किया। वो ये कहते हैं कि वकील की गैर मौजूदगी में मैं चार्ज अपना कबूल ही नहीं करता। जज का कसूर नहीं, ये सब कुछ खलाई मखलूक कर रही है। ये खान साहब के अल्फाज से कोट अनकोट, जैसे यकीनन पाकिस्तान के मीडिया में शायद नहीं लगाया गया, नहीं चलाया गया। खान साहब क्या कहते हैं कि जज साहब, ये आपका कसूर नहीं है, ये सब कुछ खलाई मखलूक कर रही है। और फिर कर्नल साहब जो देख रहे हैं वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। और फिर खान साहब ने क्या किया कि सीसीटीवी कैमरे के सामने हाथ हिलाकर ऊंची आवाज में कहा कि कर्नल साहब, इमरान खान बोल रहा हूं। खान साहब के इस बयान पर अदालत में कह के जो है वो गूंज उठे, और तमाम लोग जो यकीनन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हमारे निज़ाम को, हमारी अदालतों को, हमारे सिस्टम को, हमारे इलेक्शन को और हमारे मुस्तकबिल को कंट्रोल करते हैं, उसके हवाले से खान साहब ने ये सारी बात की है। अब व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि मुज़ाकरात की जो कहानी और ये बाहर कैसे आई। पीडीएम जो खान साहब की मुलाकात में सहाफ़ी गए और फिर जो रिपोर्ट हुआ और कुछ लोगों से मेरी बात हुई, और वो मैं आपके सामने मिनवन रख रहा हूं कि पीडीएम मुज़ाकराती टीम ने शर्त रखी थी। ये इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन चीफ जस्टिस बंदयाल के होते हुए नहीं होने चाहिए। हमें कहा गया कि जस्टिस बंदयाल के जाने के बाद कोई तारीख रखें। ये शर्त हम कैसे मान सकते थे, हम तो 90 रोज में आईनी इलेक्शन की बात कर रहे थे। अब इसमें ना कैच क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की समझती थी कि उमर अता बंदयाल के होते हुए नवाज शरीफ साहब को उनकी मर्जी का इंसाफ नहीं मिल सकता, और अगर इलेक्शन उससे पहले 90 रोज में करवा दिए गए तो यकीनन पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदालतें जो हैं वो हरकत में आएंगी, और उमर अता बंदयाल यकीनन ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक अगर करते हैं तो उसमें नवाज शरीफ की सिलेक्शन में कोई जगह नहीं होगी, बल्कि इलेक्शन ही सिलेक्शन कहना चाहिए। अब ये सिलेक्शन में तो जगह है, लेकिन उस इलेक्शन में जो उस वक्त हो जाता तो उसमें जगह नहीं थी। फिर व्यूअर्स, बल्ले का निशान वापस लेना और फिर किस तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये काम दिखाती है, बखूबी सर अंजाम दिया, वो भी आपके सामने है। तो ये प्लान उस वक्त इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था, इसीलिए इमरान खान ने इस शर्त को नहीं माना। इमरान खान जेल के अंदर ना जो गुफ्तगू पिछले 4-5 रोज से हो रही है, अगर आप उसे सुने तो टीवी वो देखते हैं और वहां पर सिर्फ सरकारी टीवी आता है। अब ये भी हुस्न इत्तफाक है कि नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और खान साहब उसे देख रहे थे, और नवाज शरीफ की इस तकरीर पर खान साहब ने एक सवाल किया कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि 16 माह
क्या पाकिस्तान के अंदर रेलू कट्टों की हुकूमत थी? किसके हाथ थे और वो कौन लोग थे जो ये हुकूमत कर रहे थे? 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ और इसहाक डार किसके थे? नवाज शरीफ क्या कह रहा है, अब हम आएंगे ये करेंगे, तो पहले 1.5 साल किसके ने पाकिस्तान की मईशत को खराब किया, पाकिस्तान के हालात को खराब किया, और अब ये रेलो कट्टों की खिचड़ी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोटे और रेलो कट्टों की जो है ना वो खिचड़ी होगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये रेलू कट्टा क्या होता है। तो रेलू कट्टा जनाब वो होता है जो टीम जो आमने सामने मदद मुकाबिल होती है तो वो दोनों तरफ से खेलता है, और रेलू कट्टे जिसकी टीम में मुस्तकिल जगह नहीं होती उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो 16 माह रेलू कट्टों की हुकूमत थी जिन्हें इस्तेमाल किया गया ताकि सिस्टम चलता रहे। खान साहब ने ना 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी ये बात कही, और वो ये कहते हैं कि आज ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने भागना है, जब ये हारेंगे तो ये भागेंगे, और 8 फरवरी को लोग अपना गुस्सा निकालेंगे और उनको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। इंतखाबी निशान के हवाले से भी इमरान खान ने एक बात कही कि गिरफ्तारियां, मुकदमे, घरों पर छापे 25 मई से तहरीक इंसाफ को क्रश कर रहे हैं। अभी भी उनकी कांपें जो हैं वो टांग रही हैं। गंदे गंदे अजीब से इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दी जाते हैं। मुहिम शुरू करते हैं तो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा ली जाती है, और पता चला कि एक और मुल्तान कचहरी से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को जो है वो उठा लिया गया है, और 9 मई के मुकदमात के की पदाश के अंदर इस शख्सियत को उठाया गया है। व्यूअर्स, खान साहब ने जो अंडर 16 का हवाला दिया ना कि ये टीम यकीनन इसमें हैवी वेट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अक्सर लोगों की ये राय है कि ये वो लोग हैं या तो जिन्हें उठाया गया, धमकाया गया, मारा गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि इस पूरे खेल के अंदर जहां पर आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज्यादा इस वक्त मैदान में है, तो इसमें बहुत सारी काले भेड़े होंगी जिन्हें लॉन्च किया गया है, और इस शर्त पर लॉन्च किया गया कि कल को तुम अगर जीत गए तो तुमने ये वोट हमारी मर्जी से जिस पार्टी को कहेंगे तुमने उसकी गोद में जाकर बैठना है। गो के इलेक्शन कमीशन जो है इस पर खामोश है, और वो ये कहता है कि जनाब रूल्स में कुछ वाजे नहीं है कि एक पार्टी जिसके टिकट पर आप इंतखाब लड़ते हैं उसके पास इंतखाबी निशान नहीं, वो रजिस्टर्ड जरूर है, और अगर उसकी टिकट पर आपने इलेक्शन लड़ा तो कल को क्या वो दीगर जमातों में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस पर फैसला होना जो है वो अभी बाकी है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि खान साहब के ईरान के हवाले से ना एक गलत तासुर देने की कोशिश की गई। राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान जारी किया कि जनाब ये गद्दारी के जुमरे में आता है। आज पाकिस्तान का वो अखबार जिसके बारे में हमेशा ये कहा गया कि जनाब ये इमरान खान के खिलाफ खबरें देता है, और बहुत सारे वहां पे सहाफी ऐसे हैं, जंग अखबार में ये लिखा गया कि, और ये जंग अखबार जो रिपोर्ट कर रहा है कि हम पर हमला करके ईरान ने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। इसराइल चाहता है कि ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़े। मैंने ईरान की मजम्मत करते हुए कहा था कि इस चीज से आपको निकलना होगा और पाकिस्तान जो है नफरतें खत्म करे, और आज क्या हुआ आपके सामने। सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, और फिर दोनों ममालिक के दरमियान जो प्लेजेंट एक माहौल के अंदर गुफ्तगू हुई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तो भाई आप भी तो यही काम कर रहे हैं जो खान साहब ने कह दिया कि जनाब आप इस टेंशन को दूर करें। अब इमरान खान ने ना एक अपनी गलती को भी तस्लीम किया है। व्यूअर्स, खान साहब की गलती का तस्लीम करना, यकीनन ये सियासतदान इसी तरह होते हैं, और जो मैं आपको बात कह रहा था ना कि दोनों पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा में राब्ता हुआ है जी, और फिर दोनों मुल्कों में जो कशीदगी खत्म करने पर गुफ्तगू हुई है, और दोनों ने माजी के हवाले भी दिए। तो ये एक अच्छी वाइब्स पाकिस्तान के लिए आ रही हैं, लेकिन एक पैगाम जरूर गया पड़ोस ममालिक के अंदर कि अगर हमारी सरजमीन पर अगर आप घुसकर हमला करेंगे तो हम इसका भरपूर तरीके से आपको जवाब भी देंगे। और ये पहला मौका नहीं है जो खान साहब ने अपनी इस गलती का उन्हें एहसास हुआ और उसका वो जिक्र करते हैं, इससे पहले भी वो कह चुके हैं। फिर जनरल बाजवा के बारे में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट ये जारी की कि जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन लेनी थी ना तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करता था। यहिया खान की भी कोशिश थी कि कमजोर पार्लियामेंट बनाए ताकि वो खुद मजबूत हो सके। पाकिस्तानी फौज हमारी फौज है, फौज का कसूर नहीं, ये बाजवा जैसे लोगों का कसूर है। हमारे रहनुमा जैसे ही मुहिम के लिए निकलते हैं, गिरफ्तारी के लिए लोग आ जाते हैं। मैं सियासी आदमी हूं, डायलॉग के जरिए बात करनी है। सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट को समझ नहीं आ रही कि बाजवा के फैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और फौज का इसमें कोई कसूर नहीं है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं
इस पर काबू पाना जो है वो एक मजबूत पार्लियामेंट की शक्ल में तो हो सकता है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से जंगें भी हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं, वहां पर भी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स नहीं किसी तरह भी कामयाब होती, तो ये तो फिर एक मईशत चलाने की बात है। आपके मुल्क में से 15 लाख प्रोफेशनल्स जो है ना वो मुल्क छोड़कर चले गए। अब इसका कौन जवाब देगा? डॉलर कहां पर खड़ा है, मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं आती, तो ये तमाम चीजें, एक मजबूत पार्लियामेंट अगर हमारी होती तो यकीनन इस मामले को वहां पे हम उठाते, कौमी सलामती कमेटी में उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुल्क की मईशत की, सरहदों की और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और ये बड़े बड़े फैसले करना पार्लियामेंट का काम है, जहां से इस तमाम फैसलों को आना चाहिए। अब एक और बड़ा जबरदस्त काम ये हुआ, पिछले 48 घंटों में हमने साइफर और आजम खान के हवाले से जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं ना, अब खान साहब ने ये जो थपकी आजम खान को दी, इससे ये तमाम जो गलत रिपोर्टिंग हो रही थी इसका भी जो है वो ड्रॉप सीन हो गया है। आपको बता देंगे गुज़श्ता रोज आजम खान ने साइफर केस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद खान साहब ने उनके पास जाकर उनको थपकी दी। जब उनसे आज ही पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो खान साहब का ये जवाब था कि आजम खान ने बिल्कुल सच बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो साइफर की बात हो रही थी कि साइफर मैंने इमरान खान को दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि गुम हो गया, ऐसी चीज नहीं हुई। अब इमरान खान आजम खान से खुश क्यों है, इसकी आपको मैं वजह बता देता हूँ। आजम खान अपने 164 के बयान से एक तरह ना फिर गए, और कैसे फिरे इसकी कुछ निकात आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। आजम खान ने वो बातें अदालत में नहीं की जो उन्होंने अपने 164 के बयान में कही थी। जैसा कि आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाए गए अपने बयान में ये कहा था कि साइफर देखने पर इमरान खान ने कहा कि इस पर अब हमने खेलना है, मगर कल के बयान में उन्होंने ये ऐसी बात नहीं की और ये कहा कि खान साहब उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा पुरजोश हुए और ये कहा कि हमें अब इस मामले पर अवाम को इत्तेमाद में लेना होगा, तो ये बात भी एक नफी होगी। फिर मैंने इमरान खान को ये समझाया कि आपने अवाम में जाकर साइफर से मुतालिक कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान में आजम खान ने इल्जाम लगाया था कि इमरान खान ने साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मगर कल उन्होंने अदालत में बयान दिया कि इमरान खान ने जलसे में सिर्फ कागज लहराया, इसको पब्लिक नहीं किया, तो ये भी एक नफी हो गई। फिर व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि मजिस्ट्रेट वाले बयान में आजम खान ने कहा था कि इमरान खान ने साइफर खुद गुम कर दिया था, जो कि एक सरकारी जुर्म है, जबकि अदालती बयान में आजम खान ने कहा कि जब मैंने इमरान खान से कॉपी वापस मांगी तो उन्होंने कहा कि वो गुम हो गया है, मैं इसको तलाश करता हूं। मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने तक वो कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रही और वहां से बाहर नहीं गई। अब ये भी एक बयान आ गया। फिर आजम खान ने इमरान खान को 3 बातों पर एक ना क्लीन चिट जो है वो दे दी है। अच्छा, जो चीज इंपॉर्टेंट है कि साइफर कॉपी गुम जरूर हुई, मगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर नहीं गई। नंबर 2, इमरान खान ने साइफर अवाम में जाकर पब्लिक नहीं किया। नंबर 3, साइफर पर सारा जो प्रोसीजर है और तयशुदा तरीकाकार उसको फॉलो किया गया, यानी काबीना का इजलास बुलाया गया, फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया और फिर अमेरिका को इस हवाले से डीमार्च किया गया। अब व्यूअर्स, ये जो 3 नकात हैं इमरान खान को इस पूरे केस के अंदर, एक तो क्लीन चिट दे रहे हैं, फिर मैं आपको ना एक और बात भी बता दूं कि ये जो निकाह वाला मामला था ना, इसके ऊपर भी खान साहब ने एक बात कही। वो ये कहते हैं कि किसी मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट को मैंने ये करते हुए नहीं देखा। खाबर मानिका एक कमजोर आदमी निकला, मैं होता तो मर जाता है, ऐसा बयान ना देता। जिन्होंने ये केस करवाया वो कितने गिरे हुए लोग हैं। और फिर जो कुछ हो रहा है, यानी एक जुमला खान साहब ने कहा था ना कि 6 साल बाद आपको याद आ गया कि ये निकाह गलत हुआ है। अब खान साहब की ये 3/4 वाली बात है, इस पर भी मैं आपको बता देता हूं कि हो क्या रहा है। खान साहब के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है या फिर जितने भी सर्वेज जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम के पास जो सर्वेज जाते हैं, अच्छा मैं आपको ना एक खबर भी दे दूं कि हमने भी एक सर्वेज कराने का सिलसिला शुरू किया है और कल दोपहर से पाकिस्तान के 1 बजे, दोपहर 1 बजे से वो सर्वेज जो हैं इसी चैनल के ऊपर बाकायदा तौर पर हम रेगुलर बुनियादों पर अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हर हलके में जहां पर मरियम है, पीटीआई है, बाकी जो हैवी वेट्स हैं, उनके बारे में उनके हलके के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। व्यूअर्स, अब ये जो 3/4 अक्सरियत वाली बात है ना, खान साहब और इलेक्शन कैंपेन, ये 2 चीजों का जो आपस में ताल्लुक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की गुफ्तगू जेल से इस तरह बाहर आ रही है, और अब खबर ये आ रही है कि खान साहब अपने इन बयानात के जरिए
اور اپنی جو گفتگو جیل سے وہ باہر بھیج رہے ہیں، اس بنیاد پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے ان کی تقریر جو تیار کی جائے گی، یعنی جیل میں کارروائی کا ذکر ہوگا، کون سے لوگ ان سے ملنے گئے اس کا ذکر ہوگا، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات ہوتی رہی، پاکستان کی پرانی اسٹیبلشمنٹ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اور پھر عمران خان کے مقدمات، ان کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو تقریر سننے کو ملے گی اس میں یہ تمام جو پوائنٹس ہیں انہیں کور کیا جائے گا، اور پھر آپ نے 8 فروری کو باہر نکلنا ہے، تو پھر آپ نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے۔ جو الفاظ خان صاحب کی طرف سے کہے گئے نا کہ ایک تو میں نیب کی کارروائی اور جس طرح سے وکلا کی تیاری ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بغیر تیاری کے آ جاتا ہے، یہ الفاظ کوٹ ان کوٹ جو ہیں وہ پاکستان میں رپورٹ بھی ہوئے، اور جو صحافی اندر موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ لطیف کھوسہ بغیر تیاری کے آ جاتا ہے۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب کو ان کی پیروی سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک صاحب ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وکیل دفاع ہوں گے وہ علی ظفر صاحب کو اس حوالے سے جو ہے وہ انگیج کر لیا گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جب آپ وکالت کر رہے ہوتے ہیں کسی کی تو آپ دفاع ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور نیب کے اندر علی ظفر صاحب کو جو ہے خان صاحب نے اب کہا کہ وہ ان کے کیس کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ اب بیرسٹر علی ظفر، سکندر ذوالقرنین سلیم اور محمد عثمان گل اس کیس کی پیروی کریں گے۔ اب سوال یہ کہ خان صاحب نے کھوسہ صاحب کو کیوں ہٹایا، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لطیف کھوسہ کی بطور وکیل کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے، اور اس کی 2 تازہ ترین مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار لطیف کھوسہ کو یہ کہتے رہے کہ سیاسی تقریر نہ کریں، قانونی نقطہ بتائیں تاکہ اس کا جواب الیکشن کمیشن سے لیا جا سکے، مگر کھوسہ صاحب تیاری نہ ہونے کے باعث عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے اور وہاں پر تقریریں کرتے رہے۔ یہ نا اکثر وکلا کا مسئلہ ہے، قانون کی بات جو ہے وہ کم کی جاتی ہے، کیونکہ یہ کلچر ہے پاکستان کی عدالتوں کا کہ آپ جائیں 8-10 لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں، جج کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اونچی آواز سے بات کی جائے، اور بعض تو میں نے لوور کورٹس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جج بےچارے ان کی انگریزی تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، کچھ وکلا انگریزی میں بات کریں گے اور دوسرے کو دھمکانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح فیصلے جو ہیں عدالتوں سے لیے جاتے ہیں، اور میں اس کا خود جو ہے ایک وکٹم بھی ہوں، اور میں نے عدالتوں میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ ویورز، عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کو معطل کرنے کی درخواست پر جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جو فیصلہ سنایا تھا نا، انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ لطیف کھوسہ نے بطور وکیل عدالت کے سامنے تحریری طور پر یہ نقطہ اٹھایا ہی نہیں کہ وہ اس نااہلی کی سزا کو معطل کروانا چاہتے ہیں، یعنی جو بنیادی اور اصل نقطہ تھا وہ لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے اٹھایا نہیں گیا۔ لطیف کھوسہ پر عمران خان کے اہل خانہ کا بھی عدم اعتماد ہے، اور 30 نومبر کو بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی ایک لیکڈ آڈیو کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا لطیف کھوسہ کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کا کیس جو ہے وہ لے کر چلیں، اور ایک عدم اعتماد ان کی فیملی کی طرف سے بھی لطیف کھوسہ کے اوپر جو ہے اس کا اظہار کیا گیا۔ اس آڈیو لیک سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان کے اہل خانہ کو کھوسہ پر کسی قسم کا اعتبار نہیں، اور میں نے کھوسہ صاحب کی جو وکالت ہے نا اوور دا ایئرز دیکھی ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کوئی بڑا کیس جو ہے وہ جیتا ہو۔ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اٹارنی جنرل ضرور رہے، اور اٹارنی جنرل پاکستان تھے، حافظ سعید کے کیسز میں یہ پیش ہوتے رہے، میں بھی ان کی عدالت میں ان کے ہمراہ ان کے کیسز کو میں نے فالو بھی کیا، رپورٹ بھی میں کرتا رہا۔ تو ویورز، مجھے دور دور تک یاد نہیں پڑتا کہ لطیف کھوسہ صاحب کا کوئی بہت بڑا کیس اور ایک بہت بڑا نام۔ وین یو آر پولیٹیکلی ڈریون اور آپ سیاست کے اندر موجود ہوں، آپ کے ایک سیاسی آپ کی ایک بیک گراؤنڈ ہو، اور پھر آپ کا ایک سیاسی قد کاٹ ہو، تو آپ پھر اسے استعمال کریں گے، لیکن عدالتوں کے اندر خواجہ حارث جو صرف قانون کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے کبھی انہیں نہیں سنا ہوگا، بے شک وہ نون لیگ کے ساتھ رہے، کبھی آپ نے ان کے بارے میں میڈیا ٹاک یا دیگر معاملات کو نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کرتے رہے، کیسز جیتنا یا نہ جیتنا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن ہم نے انہیں کبھی بھی میڈیا انٹریکشن بلکہ ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر بھی ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ بھی لگے رہے اور پھر میڈیا کو پیارے ہو گئے، وہ بھی میڈیا پہ اب آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے، اور اب اوبویسلی ایک پولیٹیکل شخصیت بن گئے ہیں۔ اور اعظم رضی تارڑ کو ہمیشہ میں نے رینک کیا جی اوپر، کیونکہ میں نے ان کی وکالت کو دیکھا ہے، اور بے شک وہ نون لیگ کے کیمپ کے اندر موجود ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اگر ایسے 2-3 ذہن
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होते तो ये केस जो है ना वो ज्यादा देर नहीं चलना था, और दलीलें और आइन और किताबें निकाल कर आपको जज के सामने रखना पड़ती हैं। फैसला खुद चलकर नहीं आता, आपको लड़ना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वकला की एक कमजोर टीम है, और ये बात मैं आपको पहले दिन से कर रहा हूं कि वकील इनके पास जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि इनके पास तगड़े वकील जो हैं वो मौजूद नहीं है। और फिर आपको ये भी खबर दे दें कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा दिया है, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान का जो जेल ट्रायल हो रहा है इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी मियां गुल हसन औरंगजेब के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और उसमें जो ऑब्वियसली एक जो बात है वो ये कहेंगे कि जनाब देखें, आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला जो नहीं किया गया। अब इस्तदा क्या की गई है, वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकाइक का दुरुस्त जायजा जो है वो नहीं लिया, इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। मैंने शायद ये पहली दफा ऐसा देखा है कि कोई निगरान हुकूमत किसी भी शख्सियत, सियासी शख्सियत के हवाले से इतनी ज्यादा जो है वो आपको एक्टिव नजर आएगी, और ये निगरान हुकूमतों का मैंडेट नहीं होता। ये एक आईनी मामला है, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जरूर सवाल उठाया जाए। जब जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब आप जाकर इसे डिफेंड करेंगे तो निगरान हुकूमत के किरदार पर भी बात जो है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमतें इस तरह से काम नहीं करती। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, देखें जी, एक तो बात आपको याद रखनी है कि वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इससे पहले एक बेंच ने दिया जिसमें इमरान खान को मासूम लिखा गया और जमानत मिल गई, उस फैसले को भी एक बुनियाद बनाया जाएगा पीटीआई के वकला की तरफ से। लेकिन अगर फैसला मेरिट पर हुआ तो आपके हक में होगा, और अगर फैसला मेरिट पर ना हुआ तो यकीनन ये सवाल जरूर उठाया जाएगा कि साइफर, और एन मुमकिन है कि ये भी कहा जाए कि जो आपके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं वो शायद इस बेंच से अलग हो जाएं, और वो कोई और बेंच बनाएं जिससे ये कहा जाए कि आप इसके ऊपर जो है वो समाप्त करें। व्यूअर्स, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला सुनाती है। और इस हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ये साइफर का केस जो है, अगर जेल का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दे दिया गया, यानी अपहेल्ड किया गया मियां गुल हसन औरंगजेब के फैसले को, तो यकीनन इस केस के अंदर कोई जान जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन अगर फैसला जेल ट्रायल करवा दिया गया तो फिर यकीनन साइफर के ऊपर भी जेल ट्रायल होगा, और दीगर मुकदमात के ऊपर भी हमें जेल ट्रायल ही नजर आ रहा है। और ऑब्वियसली इस फैसले की एक अहमियत जो है वो बढ़ गई है। और आपको ना एक खबर मैं ये भी दे दूं, एक 73 साल खातून की कहानी है, और पेशे से डॉक्टर हैं। मुझे बहुत दफा मौका मिला यास्मीन राशि साहिबा से मिलने का। दुनिया टेलीविजन में बहुत सारे मॉर्निंग शोज में वो आती रही, और हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और मुतादिद दफ़ा मैंने उनको प्रोग्राम्स में अपने मदऊ भी किया दुनिया टेलीविजन के अंदर। अब इस शख्सियत से नवाज शरीफ साहब जो है ना वो डर रहे हैं। हो ये रहा है जी कि 73 साल खातून कैंसर सर्वाइवर, और आप उन्हें जेल में जब वो पेश होती हैं तो पुलिस को खास हदायत होती हैं कि आपने इनको मीडिया के सामने ना बात करने देनी है और ना ही पेश करना है। अगर इनकी एक तस्वीर बाहर आ गई तो यकीनन इनकी जो सीरी है ये इनकी जीत में बदल जाएगी। और नवाज शरीफ के मुकाबले में 73 साल खातून जो है वो मैदान में तो नहीं है, आपने उन्हें मैदान से आउट कर दिया, लेकिन इनकी एक तस्वीर उनका बयानिया भी बनाएगी और एक जलसा प्लस प्लस की अहमियत इख्तियार कर जाएगी। और आज हुआ ये जी कि जब डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा को लाया गया तो उन्होंने कहा, जहां पे वो खड़ी थी वहां पर वो बैठ गई, उन्होंने कहा कि मैं अब यहां से नहीं हिलूंगी, बेशक तुमने मुझे उठा कर लेके जाना ले जाओ, लेकिन मैं इतने 8 माह खामोश रही, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। और मुझे जेल में अब क्या करोगे, डाला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फांसी देनी है दे दो, लेकिन अब अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे यहां से उठा लोगे तो मैं किसी सूरत भी तुम्हारे साथ जो है वो नहीं जाऊंगी। अब कैदी वैन में यास्मीन राशि साहिबा को लाया जाता है, जब मीडिया जहां पे वो खड़ा होता है उसको रोक लिया जाता है, और इंटरेक्शन जो है वो मीडिया का किसी सूरत भी होने नहीं दिया जा रहा। अब ये यास्मीन राशि साहिबा का जो मामला है ना, ये ऑब्वियसली वरिंग है, एक तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी और कुछ लोगों के लिए भी, कि यार वो जो दूल्हा है अगर वो हार गया यास्मीन राशि साहिबा से तो फिर क्या बनेगा। तो पाकिस्तान की आवाम इस हलके के अंदर देख रही है कि एक बूढ़ी खातून 73 साल कैंसर सर्वाइवर
جس کے بارے میں کیا کیا کچھ اس وقت جو ہے کہا گیا اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر فیصلہ اس حلقے کی عوام نے کرنا ہے کہ انہیں نواز شریف چاہیے جس نے اپنا علاج جو ہے وہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کر کروایا، یا 73 سالہ کینسر سروائیور جس کا علاج بھی جیل میں ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ان کا اپنی مرضی کا علاج کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے وہ دوائی جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 8 ماہ بعد یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ بول رہی ہیں، اور اتنے دنوں کے بعد بھی ان کا جو ہے سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ نہیں ہوا، کیونکہ اس ایج میں کہا ہی جاتا ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو انڈو دا سینئر سٹیزنز، اور چونکہ آپ کی عادات پک جاتی ہے نا، تو آپ اس عمر کے حصے میں آپ کو کوئی تبدیل کیسے کر سکتا ہے، تو ان کو تبدیل کرنا شاید کچھ لوگوں کی اب بس کی بات نہیں رہی۔ ویورز، آپ کو 2 خبریں یہ دے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب یہ باقاعدہ طور پر اپنی جو سینئر جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کر تحریک انصاف کے ووٹر کو ٹارگٹ کریں اور انہیں بتائیں کہ ووٹ بلاول کا اور ضائع مت کرو، کیونکہ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو شیر کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اب یہ ایک ہمدردی کا ووٹ لینے کی کوشش یہ کر رہے ہیں، اور اس لیے پچھلے دن انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان لینا جو ہے یہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ انہیں اب یہ ایک تو آزاد امیدوار نظر آ رہے ہیں، اور پھر وہ ووٹ بینک کچھ لوگ چونکہ بہک بھی جاتے ہیں، لوگ اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ I might be wrong جی، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جو جس جماعت کے ساتھ کھڑا ہے یہ اس کا ایک اپنا ذاتی فیل ہے، لیکن ٹارگٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نون لیگ نے اب 27 جنوری کی تاریخ دے دی ہے منشور کی، اور ان کا منشور کیا ہوگا؟ کاپی کیٹ ایک منشور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مریم بلاول 300 یونٹ کی بات کرتا ہے تو مریم 200 یونٹ کی بات کرتی ہے، تو اس کے منشور کے اندر کچھ نہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے جو سفارشات تھی اس کے بعد اسے مرتب تو کر لیا، لیکن کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ان کا منشور کیا ہے، تو میں صرف یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے وہ صرف انتقام ہے، اور وہ انتقام ججز سے بھی لیں گے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی لیں گے، وہ پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی لیں گے، اور پاکستان کے صحافیوں سے بھی انتقام لیا جائے گا جو پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں یا جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے یہ اس منشور یعنی انتقام کے منشور کے ساتھ اس وقت میدان میں کھڑے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔